तो चलिए शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। इससे पहले तुमने पढ़ लिया था कि रेजिस्टेंस क्या होती है और अब तुम पढ़ोगे कि रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करती है। तो सबसे पहला फैक्टर है जिस पे रेजिस्टेंस डिपेंड करती है, दैट इज़ लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो लेंथ ऑफ द कंडक्टर मतलब आपके पास जो भी वायर है जिसमें से भी करंट पास हो रहा है, ठीक है। ये तुम्हें एक वायर दे रखी है, ये एक वायर है जिसमें से करंट पास हो रहा है। इसकी लेंथ जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा क्या होगा, रेजिस्टेंस। इसका मतलब ज़्यादा लेंथ है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी, रेजिस्टेंस भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। और अगर कम होगी लेंथ तो रेजिस्टेंस भी क्या होगी, कम होगी। तो ये एक दूसरे के क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ऐसे ही आपके पास सेकंड है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मोटाई, कितनी मोटी वायर है या कितनी पतली वायर है। जितनी ज़्यादा वायर मोटी होगी उतना ही कम क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। मेरी बात ध्यान से सुनना, क्योंकि ये आपके पास जो मैंने यहाँ पे इक्वेशन लिख के दी है वो ये है कि रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। इसका मतलब आपके पास जो भी एरिया होगा रेजिस्टेंस हमेशा क्या होगा, उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। यहाँ आपको दो तरह से वायर्स दिखा रखी हैं। एक वायर क्या है, छोटी है लेकिन मोटी है, छोटी मोटी, लेकिन एक वायर क्या है, लंबी है लेकिन पतली है। तो पतली वाली वायर जो होगी, क्योंकि वो पतली है तो उसका एरिया क्या हो गया, स्मॉल एरिया हो गया, ठीक है। और स्मॉल एरिया हो गया तो उसका रेजिस्टेंस क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। अब देखो जितनी पतली लड़की उतने उसके नखरे होंगे भी, मैं इससे शादी नहीं करूँगी, मैं उससे शादी नहीं करूँगी, मुझे तो मेरी पसंद का लड़का चाहिए। तो मतलब उसके बहुत ज़्यादा नखरे हैं, वो रेजिस्ट करती है बार बार, रेजिस्टेंस उसमें ज़्यादा है शादी को लेकर। लेकिन जो मोटी है, नाटी है ना, अब वो क्या करे भाई, जैसा मिल गया कर लेंगे। तो जितनी वो मोटी होगी उसके नखरे उतने ही क्या होंगे, कम होंगे, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, कम। सो आर क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। इट मीन्स एरिया अगर ज़्यादा हुआ तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इज़ इट क्लियर। आगे बढ़ते हैं थर्ड, जिस पे वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल, या फिर आप कह सकते हो रेजिस्टिविटी। देखो अब आपके पास एक ही तरह की वायर नहीं होती, बहुत तरह की वायर है, एल्यूमिनियम की, कॉपर की या कोई और किसी भी फॉर्म में। अब अगर मैं कहूँ कि मेरे पास जो दो कंडक्टर्स हैं या जो मेरे पास दो मटेरियल्स हैं, उनमें से एक तो बहुत अच्छा कंडक्टर है लेकिन एक इंसुलेटर है। तो अब ध्यान से सुनना, जो कंडक्टर होगा, ठीक है, और जो इंसुलेटर होगा, क्या वो दोनों सेम मटेरियल है? नहीं, वो दोनों डिफरेंट मटेरियल हैं। तो जो डिफरेंट मटेरियल होगा उसकी रेजिस्टिविटी भी क्या होगी, डिफरेंट। अब तुम कहोगे मैम रेजिस्टिविटी क्या है, ऐसी रेजिस्टिविटी तो आपने बताया नहीं क्या है। तो सीधी सी बात है, रेजिस्टिविटी सिंपली एक प्रॉपर्टी होती है जिस भी मटेरियल की मैं बात कर रही हूँ। तो कंडक्टर है तो कंडक्टर और इंसुलेटर हो गया अलग मटेरियल। अब देखो दोनों मटेरियल अलग अलग हैं तो उनकी रेजिस्टेंस भी अलग अलग होगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कोई कंडक्टर है, कंडक्टर क्या करता है, इजीली करंट को क्या होने देगा, पास होने देगा। और इंसुलेटर क्या होगा, इजीली करंट को पास नहीं होने देगा। अगर ये करंट को पास होने दे रहा है इसका मतलब इसकी रेजिस्टेंस क्या है, कम है, ये करंट को नहीं रोक रहा। लेकिन अगर वो इंसुलेटर है तो वो करंट को पास नहीं होने देगा, इसका मतलब इसकी रेजिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है। आप ये भी कह सकते हो कि इसकी रेजिस्टिविटी क्या है, ज़्यादा है, और इसकी रेजिस्टिविटी क्या है, कम है। तो रेजिस्टिविटी सिंपली क्या होता है, एक प्रॉपर्टी होती है उस मटेरियल की। सो क्लियर हो गया। अगर वो कंडक्टर होगा तो वो ज़्यादा रेजिस्टेंस नहीं कर रहा है, मतलब उसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा नहीं है। और अगर वो इंसुलेटर होगा तो इसकी रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा, उतना ही वो क्या हो जाएगा, ज़िद्दी हो जाएगा, वो करंट को जाने ही नहीं देगा। तो आप क्या बोलोगे कि तीसरा जो आपका टॉपिक हुआ, तीसरा जो फैक्टर हुआ वो क्या हुआ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। इसको रो बोलते हैं। ये जो आपके पास सिंबल लिखा है पी की फॉर्म में, एक्चुअल में इसको इस तरह से लिखा जाता है, रो बोलते हैं इसको, ठीक है। तो अब जो तुमने तीनों के तीनों फैक्टर्स पढ़े, उन तीनों को जब कंबाइन कर दिया जाता है तो हमारे पास क्या रिलेशन आता है कि जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो होती है रेजिस्टिविटी और लेंथ के, लेकिन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है एरिया के। तो ये आपके पास एक फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, जो नीचे वैसे आपको एक पिक्चर भी अगर दिख रही होगी तो इसमें भी सारा कलेक्टिवली मैंने यहाँ पे दिखा दिया है आपके लिए। ये वाली पिक्चर में इसमें दिखा दिया कि ये एरिया हो गया, ये लेंथ हो गई, और मटेरियल के हिसाब से उसकी रेजिस्टिविटी होगी। तो रेजिस्टेंस क्या होती है, इन तीनों पे इस तरह से डिपेंड करती है। क्लियर।
अगला है फोर्थ पॉइंट जो आपका है, दैट इज़ टेम्परेचर। टेम्परेचर भी क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के। सीधी सीधी बात, टेम्परेचर और रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसको कभी भी हम इक्वेशंस के अंदर यूज़ नहीं करते हैं, हम जस्ट इसको समझेंगे कि कैसे टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के। अच्छा, अब तुम समझ के देखो, ये तुम्हारे पास मैंने एक पिक्चर दिखा रखी है नीचे। इसमें ये समझ लो कि ये एक वायर है, ठीक है, ये एक वायर है। अब तुम्हें पता है हर मटेरियल, हर मैटर किससे बना होता है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, एटम्स, इन्हीं का सब दुनिया क्या है, एटम। ये दुनिया एटम दी, ये दुनिया एटम दी, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी, लेकिन इसमें प्रोटॉन्स भी। तो अब देखो यहाँ पे एटम आपको जो दिख रहे हैं वो कौन से कलर के हैं, ये ब्लू वाले, मेरा फेवरेट कलर है ये। तो ये तुम्हारे पास एटम्स हैं। अब मैं वायर की बात करूँ तो वायर में एटम है। अब एटम है तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स भी घूम रहे हैं। लेकिन अगर जैसे ही तुम यहाँ पे नीचे इसको गर्म करना शुरू कर दो, इसको गर्म कर दिया हमने। अच्छा, अब तुमने गर्म किया तो क्या ये एटम यहाँ पे आराम से बैठे रहेंगे? क्या इनको कुछ होगा नहीं? इनको गर्मी नहीं लगेगी? ये भागने की कोशिश नहीं करेंगे? तो जैसे ही तुमने इसको हीट देनी शुरू की नीचे से, जैसे ही इसको हीट मिलती है, इनमें वाइब्रेशन शुरू हो जाती है। ये क्या इधर उधर घूमते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन्स मस्ती से अपना रास्ते में जा रहे थे ताकि वो करंट को ईजिली प्रोवाइड कर सके, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, चार्ज फ्लो करते हैं, तभी तो करंट बनता है ना वहाँ पे। तो ये इलेक्ट्रॉन जो अपने मस्ती से जा रहे थे, अब ये एटम के साथ टक्करें मार रहे हैं, क्योंकि एटम भी भागने की कोशिश कर रहा है और इलेक्ट्रॉन अपने रास्ते में जा रहे थे। तो जैसे ही एटम्स भी वाइब्रेट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स भी तो क्या करेंगे, उनके साथ टक्कर मारेंगे। अब उनकी आपस में क्या हो गई, छोटी छोटी लड़ाइयाँ शुरू हो गई। सो जब तुम उनको हीट कर दोगे वायर को, एटम भी भागेंगे, इलेक्ट्रॉन भी भागेंगे, तो प्रॉपर फ्लो इलेक्ट्रॉन्स का नहीं हो सकेगा। तो फ्लो इलेक्ट्रॉन नहीं, अगर इलेक्ट्रॉन ही फ्लो नहीं करेंगे तो करंट कहाँ से होगा, जिससे क्या होगा, रेजिस्टेंस आ जाएगी। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो सिंपल से फटाफट से इसको रीड करो जो लिखा है। क्या लिखा है, व्हेन वी हीट द मेटल कंडक्टर, जब भी हम मेटल कंडक्टर को हीट करते हैं, एटम क्या करते हैं, वाइब्रेट, ज़्यादा वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन के फ्लो को क्या होती है, प्रॉब्लम होती है, डिफ़िकल्टी होती है, जिससे रेजिस्टेंस पैदा हो जाता है। सो इट मीन्स रेजिस्टेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। कितना आसान है। आगे देखिए, रेजिस्टिविटी क्या होता है। अब तुमने वैसे पढ़ ही लिया रेजिस्टिविटी क्या है, तो सिंपली रेजिस्टिविटी को आपने क्या बोलना है कि इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। जिस भी मटेरियल की हम बात कर रहे हैं वो उसकी प्रॉपर्टी है। कौन सी प्रॉपर्टी, रेजिस्टेंस दिखाने की। तो ये जो मैंने दोबारा टॉपिक तुम्हें दिखाया है, ये दिखाने का मेरा एक जो मकसद है वो ये है कि आपको इसका यूनिट भी पता चल जाए। तो अब ध्यान से देखिए, आपने ऊपर ये फॉर्मूला किया था कि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रो L अपॉन A के। जब हम ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा के इक्वल टू लगाते हैं तो 1 कांस्टेंट आ जाता है। तो आप ये भी कह सकते हो रो इज इक्वल्स टू R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन A। तो अब देखो, जो यहाँ पे रो दे रखा है हमें वो निकालना है, मतलब रेजिस्टिविटी निकालनी है। तो रो को यहीं रखोगे, R और A को इकट्ठा कर दोगे और L को नीचे लेकर जाओगे, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका मतलब आपके पास जो नया फॉर्मूला बना, जो रो का फॉर्मूला बना, वो क्या बना, रो R A अपॉन L। अब यहाँ पे R का मतलब है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का क्या होता है आपके पास, रेजिस्टेंस के लिए यूनिट क्या होता है, ओम। अच्छा, उसके बाद एरिया है, एरिया हमें पता है क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। और नीचे लेंथ दे रखी है आपको, लेंथ क्या होता है, मीटर। तो मीटर से मीटर जब कट हो जाएगा तो क्या बचा आपके पास, रो नहीं यार, मैं रो क्यों बोल रही हूँ, मुझे रो ना तो नहीं आ रहा। ये क्या है, ओम मीटर। ये याद रखना, मेरी तरह से बार बार गलत मत बोल देना। रो का मतलब है ये वाला सिंबल और ओम है ये, तो ओम मीटर क्या हो जाएगा, इसका यूनिट। क्लियर। अब आते हैं पॉइंट्स टू रिमेंबर, और पॉइंट्स टू रिमेंबर पे तुम्हें स्क्रीनशॉट लेकर रखना है, याद रखना, ये बहुत ज़रूरी है। पॉइंट्स टू रिमेंबर में सबसे पहला पॉइंट ध्यान से देखिए, resistivity does not change with the length or area of cross section but it changes with the change in temperature। तुमने अभी अभी ऊपर रेजिस्टिविटी पढ़ा था, नेचर ऑफ मटेरियल पे, टेम्परेचर पे, इन्हीं चीज़ों पे ज़्यादा डिपेंड करता है, एरिया पे या इसको एरिया से या फिर लेंथ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्लियर। तो रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के बदलने से ख़राब हो सकती है, बदल सकती है। सेकंड क्या है, रेंज ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल्स एंड अलॉयज इज़
10⁻⁻8 to 10⁻⁻6 ओम। अब देखो जो जितने भी मेटल्स हैं और एलॉयज़ हैं ये अच्छे कंडक्टर हैं, और अच्छे कंडक्टर हैं तो वो ज़्यादा रेजिस्टेंस नहीं दिखा सकते, इसका मतलब उनकी ज़्यादा रेजिस्टिविटी नहीं होती है, तो इसलिए उनकी जो रेंज होती है वो बहुत कम होती है। 10⁻⁻8 से लेके 10⁻⁻6 ओम मीटर ये बहुत कम रेजिस्टेंस शो करते हैं। क्लियर। लेकिन ऐसे ही अगर हम इंसुलेटर की बात करें, इंसुलेटर तो क्या होते हैं, वो कंडक्टर्स होते ही नहीं है, वो कंडक्ट करते ही नहीं है इलेक्ट्रिसिटी को पास होने नहीं देते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस, बहुत ज़्यादा अकड़ू, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होते हैं। तो 10⁻12 से लेके 10⁻17 ओम मीटर तक उनकी रेजिस्टिविटी की रेंज होती है। ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉयज इज जनरली हायर देन दैट ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल। ऑब्वियसली अगर हम एक मेटल की बात करें और अगर हम बहुत सारे मेटल्स को मिक्स कर दें एक साथ इकट्ठा, तो बहुत सारे मेटल्स की जो रेजिस्टिविटी होगी वो ज़्यादा होगी या सिंगल अकेले वाले की ताकत ज़्यादा होगी? नहीं, जिसकी हमने बहुत सारे मिक्सचर कर दिए तो इसकी रेजिस्टिविटी किसकी ज़्यादा होती है? एलॉयज़ की ज़्यादा होती है। ठीक है। अगला देखिए, एलॉयज़ डू नॉट ऑक्सीडाइज और बर्न रेडिली एट हाई टेम्परेचर। अब क्योंकि हमने बहुत सारे एलॉयज़ को मिक्स कर दिया है तो उनके अंदर बहुत सारी पावर आ जाती है, तो वो जल्दी से क्या होते हैं, बर्न नहीं होते, उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत बढ़ जाता है। हम बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर देंगे तब जाके शायद उसमें कोई शायद असर आना शुरू हो। तो हम ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होते हैं उनमें एलॉयज़ इसीलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि वो जल्दी से मेल्ट नहीं होते या फिर ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की वजह से वो ख़राब नहीं होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी भी क्या कर देती है, उसको गर्म कर देती है। ठीक है। तुमने देखा होगा ना फ्रिज कूलर वगैरह, अगर हम फ्रिज की बॉडी को हाथ लगाएं पीछे से तो वो गर्म होता है, तो उनमें अगर एलॉयज़ वगैरह डले हुए हैं, जो उसके जो पार्ट्स बने हैं वो एलॉयज़ के बने होंगे, तो वो जल्दी से उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। लास्ट पॉइंट क्या है, पॉइंट्स टू रिमेंबर का, कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइंस एज दे हैव लो रेजिस्टेंस। अब देखो कॉपर एल्यूमिनियम दोनों क्या है, मेटल हैं और अच्छे कंडक्टर हैं, और अच्छे कंडक्टर हैं तो उनकी रेजिस्टिविटी क्या होती है, लो। इसीलिए इन दोनों को ज़्यादातर यूज़ किया जाता है वायर्स वगैरह में, जो भी जो इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन के लिए बाहर तारें लगी होती है, ये सब इसी की बनी होती हैं। आ गया समझ? तो चलो आगे बढ़ते हैं। वेरिएबल रेजिस्टेंस या फिर रियोस्टेट क्या होता है? सबसे पहले तो तुमने याद होगा तुमने कि रेजिस्टेंस तुमने पढ़ा है। अरे यार मैम रेजिस्टेंस मुश्किल से समझ आता है, आप एक और टर्म लेके आ गए वेरिएबल रेजिस्टेंस। तो घबराओ मत, मैं तुम्हें अभी समझा दूंगी। इंग्लिश बाबा चैनल सब समझाने के लिए ही तो बना है। तो एक तो तुम ये याद रख लो कि वेरिएबल रेजिस्टेंस का सिंबल होता है ये, ज़्यादातर यही यूज़ होता है, ये भी किया जा सकता है। ठीक है। आप जैसे रेजिस्टेंस का सिंबल बनाते हो, तुम रेजिस्टेंस दिखाते हो, तुम इस तरह से दिखाते हो सर्किट में, लेकिन बस तुम्हें वेरिएबल के लिए क्या करना है, यहाँ पे एक एरो लगा देना होता है। ठीक है। तो ये उसका सिंबल होता है। अब देखो वेरिएबल वर्ड का मतलब जो बदला जा सके। ठीक है। वेरिएबल का मतलब जो चेंजेबल है, जो वेराई करता है, जो चेंज हो सकता है। तो जब आपको करंट को कंट्रोल करना है बाय चेंजिंग रेजिस्टेंस, ठीक है, आप अपनी मर्जी से बार बार रेजिस्टेंस थोड़ा सा घटा सकते हो, थोड़ा सा बढ़ा सकते हो, जिसमें आप अपनी मर्जी से करंट को भी क्या कर सकते हो, कंट्रोल। दुनिया मुट्ठी में कर लो, दुनिया मुट्ठी में, है ना, एक ऐड आती थी ना, तो उसमें क्या है, आपकी मर्जी चल रही है, आपके बस में है वो चीज़। अब एक और एग्जाम्पल देखो, ये आपको एक छोटा सा बच्चा दिख रहा होगा, ये रेगुलेटर को करता हुआ घुमाता हुआ। अब जब उसको ठंड लग रही थी तो उसने उसको कम कर दिया, और जब उसको गर्मी लग रही थी उसने उसको बढ़ा दिया। इसका मतलब ये हमारे बस में था, हम अपनी मर्जी से उसको चेंज कर सकते हैं। सो नेक्स्ट लाइन देखो यहाँ पे क्या लिखी हुई है कि इट कैन बी यूज्ड टू कंट्रोल डाउनस्ट्रीम डिवाइसेस लाइक ट्रांजिस्टर, डिमर स्विचेस एटसेट्रा। ठीक है। जब हम क्या कर सकते हैं, ऐसे डिवाइसेस को, ट्रांजिस्टर को, डिमर स्विचेस को कंट्रोल कर सकते हैं अपनी मर्जी से, थोड़ा कम ज़्यादा जो भी करना चाहें हम कर सकते हैं। इसी चीज़ को बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस। इज इट क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं हमारा, रेजिस्टर्स इन सीरीज़। अब सीरीज़ को मतलब वेब सीरीज़ मत लगा लेना, तुम बड़ी वेब सीरीज़ देखते हो मुझे पता है। सीरीज़ का मतलब जब एक ही लाइन में कोई चीज़ हो रही हो, एक ही लाइन में लगे हुए सब। जैसे स्कूल में तुम प्रेयर करते हो तो तुम असेंबली में मैम तुम्हें कहते हैं मेक अ प्रॉपर लाइन, तो प्रॉपर लाइन क्या होती है, सीरीज़। ठीक है। लाइन में सारे बच्चे एक ही लाइन में लगे हुए हैं, वो इस लाइन को छोड़कर नहीं जा सकते, तो ये सीरीज़ कॉम्बिनेशन हो जाएगा। अब तुम्हें मैंने इसमें निकालना क्या तुमने इसमें निकालना है, तो ध्यान से सुनो। तुम्हें टोटल रेजिस्टेंस निकालना होता है कि इस R1 और R2 और R3 की वजह से पूरे सर्किट के अंदर क्या रेजिस्टेंस बन गई है, क्या नई रेजिस्टेंस पैदा हो गई है। तो तुम्हें याद होगा, तुमने पीछे पढ़ा था कि हमेशा एमीटर कहाँ लगेगा, सीरीज़ में लगेगा,
और वोल्ट मीटर कैसे लगेगा, पैरेलल में लगेगा। ठीक है, ये आपको बैटरी दे रखी है, जब बहुत सारे बड़ा डंडा छोटा डंडा बड़ा डंडा छोटा डंडा लगे हुए हैं, ये क्या है, बैटरी है। और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, की या फिर स्विच। ठीक है, जब ये स्विच ऑन होता है तो करंट फ्लो करना शुरू करता है। करंट पॉजिटिव साइड से नेगेटिव साइड चल रहा है तो ये करंट फ्लो करना शुरू हुआ। अब तुम्हें दिख रहा होगा 3 रेजिस्टर्स लगे हैं, तो क्या इसको अलग अलग करंट देगा, नहीं, इसको भी सेम करंट मिल रहा है, इसको भी सेम करंट मिल रहा है और इसको भी, तो ये सीधा फ्लो करता हुआ करंट पास हो गया। ठीक है, लेकिन जो यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा है वो पैरेलल में लगा है, और पैरेलल में लगे होने की वजह से इस R1 के लिए जो वो क्या नाम है, पोटेंशियल डिफरेंस बनाएगा। R1 के लिए पोटेंशियल डिफरेंस बन जाएगा V1, R2 के लिए बन जाएगा V2 और R3 के लिए बन जाएगा V3। सो R1, R2, R3 के लिए जो करंट होगा, मतलब I जो होगा वो तो क्या होगा, एक ही जैसा सबके लिए, लेकिन जो वोल्ट मीटर लगा है उसकी वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस बन रहा है वो V1, V2, V3 बन जाएगा। ठीक है, तो अब आगे देखो, क्योंकि मैंने बोला V1, V2, V3 बन जाएगा, तो अब हम यूज़ करेंगे हमारा ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल्स टू IR। तो इस V की जगह हम पुट कर देंगे IR। अब I सब में सेम है तो हम I को I ही लिख रहे हैं, तीनों में देख लो तुम। तो V1 की जगह मैं लिख दूंगी IR1, V2 की जगह लिख दूंगी IR2 और V3 की जगह लिख दूंगी IR3। तीनों में से I बाहर कॉमन निकालो, I से I कट हो जाएगा, क्या बचा आपके पास, R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। इसका मतलब जो टोटल रेजिस्टेंस होता है वो तीनों का, जितने भी तुम्हें रेजिस्टर्स दे रखे हैं उन सब का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला बन गया। अब आगे देखिए, रेजिस्टर्स इन पैरेलल। अब जब पैरेलल कॉम्बिनेशन आ जाएगा तो क्या होगा, अब बिल्कुल आसान है, ध्यान से सुनो। जब तुमने इनको पैरेलल में लगा दिया, अब वही चीज़ यहाँ पे एमीटर सीरीज़ में लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, तुम यहाँ भी लगा सकते हो जैसे पहले लगा होता। ये सीरीज़ कॉम्बिनेशन चल रहा है सारा, ठीक है, ऐसे ये सीरीज़ में लगा हुआ है, एमीटर लगा हुआ है। वोल्ट मीटर कैसे लगा हुआ है, पैरेलल में लगा हुआ है, बिल्कुल सेम वैसे। लेकिन अब पैरेलल में तीनों रेजिस्टर्स भी पैरेलल में लगे हैं, ये ऊपर नीचे और नीचे 3 फॉर्म में लगा दिए इन्होंने। ठीक है, अच्छा, अब रेजिस्टर्स पैरेलल में लगे हैं तो जो ये करंट जी यहाँ से चलते हुए ऊपर जा रहे हैं, क्या वो तीनों को सेम अमाउंट में मिलेंगे। अब ये करंट गया, ऐसे गया करंट, और इस रेजिस्टर के पास पहुँचा तो थोड़ा सा इसके पास जाएगा, थोड़ा सा नीचे वाले के पास जाएगा और थोड़ा सा उससे नीचे वाले के पास जाएगा। देखो दोबारा से बता रही हूँ, करंट चला, ठीक है, करंट चला और ये तीनों में थोड़ा थोड़ा डिवाइड हो गया, इसमें भी और इसमें भी। ठीक है, लेकिन अब जो चीज़ जो तुम्हें याद रखनी है वो ये है कि जो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सेम रहेगा। ठीक है, अब क्या याद रखना है, जब रेजिस्टर्स पैरेलल में लगे होंगे तो V क्या रहेगा, सबके लिए सेम रहेगा, लेकिन जो I है, करंट है, वो 1 वाले रेजिस्टर्स के लिए I1 बन जाएगा, दूसरे वाले रेजिस्टर के लिए I2 बन जाएगा और तीसरे वाले रेजिस्टर के लिए I3 बन जाएगा। ठीक है, तो अब इसी को कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि जो हमने ओम्स लॉ की थी उसके अकॉर्डिंग आपके पास एक ये भी फॉर्मूला बनाया जा सकता है। तो I इज इक्वल्स टू V अपॉन R होता है, तो इस I की जगह हमने लिख दिया V अपॉन R। I1 की जगह क्या लिखेंगे तुम बताओ, V तो सेम ही रखना है, तो V अपॉन R1। I2 की जगह लिख देंगे V अपॉन R2 और I3 की जगह लिख देंगे V अपॉन R3। इसमें से V को बाहर निकाल लो, V से V कट हो जाएगा और क्या बन जाएगा, 1 अपॉन R। 1 अपॉन R इज इक्वल्स टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। तो ये आपके फॉर्मूले 2 हो गए सीरीज़ और पैरेलल के लिए। तो टोटल रेजिस्टेंस सीरीज़ के लिए तीनों का कॉम्बिनेशन और पैरेलल के लिए तीनों का जो 1 अपॉन वाला कॉम्बिनेशन है वो याद रखना। ठीक है, अब आगे देखिए, पॉइंट्स टू रिमेंबर। ये बहुत ज़रूरी होते हैं पॉइंट्स टू रिमेंबर, इसको ज़रूर स्क्रीनशॉट ले लिया करो। तो फर्स्ट क्या कहता है इसमें, व्हेन नंबर ऑफ रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल देन देयर कंबाइंड रेजिस्टेंस इज लेस देन द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। कितनी इंग्लिश बोलते हैं ये। अब देखो बिल्कुल आसानी से सुनो, अब ये क्या कह रहे हैं, जब पैरेलल में तुम लगा दोगे ना रेजिस्टर्स, अब पैरेलल में क्या होगा, सबको जब तुम कंबाइन करोगे तो तुम्हारा जो आंसर आएगा वो कम होगा, हमेशा उसकी वैल्यू क्या होगी, कम। तुम्हें पता है डिवाइड में रख दिया हमने, 1 अपॉन में रख दिया, तो ऑब्वियसली उसका आंसर क्या हो जाएगा,
छोटा हो जाएगा। तो हमेशा जब पैरेलल में रखते हैं तो हमारे पास जो टोटल रेजिस्टेंस निकलती है उसकी वैल्यू क्या होती है, स्मॉलेस्ट होती है। एक सिंगल इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से कंपेयर करें तो बहुत ही छोटी वैल्यू आएगी। अब उल्टा होगा सीरीज़ के लिए। सीरीज़ में क्या होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, मतलब टोटल जो रेजिस्टेंस निकलेगी वो हमेशा क्या होगी, बड़ी होगी, ठीक है, ज़्यादा होगी। और तीसरे में आपको एक पिक्चर सी दिखा रखी है मैंने। अब ये बिल्कुल आसान है, जो कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कैसे करना है, तो ये याद रख लो VIR का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं। I और R के बीच में आपको यहाँ मल्टीप्लाई का साइन दिख रहा है, ठीक है। इसका मतलब फॉर्मूला हमारा होता है V = IR। अब जब तुम्हें I निकालना है तो इन दोनों को क्या रख दो, डिवाइड में रख दो, ठीक है। और जब तुम्हें R निकालना है तब इन दोनों को क्या रख दो, डिवाइड में रख दो, बस बिल्कुल सिंपल। आगे देखिए, अब डिवाइसेस इन सीरीज एंड पैरेलल। अब घर के जो डिवाइसेस होते हैं, बल्ब हो गया या बहुत सारे जो हमारे घर में बटन लगे हैं, वो किस फॉर्म में लगे हुए हैं ये तुम्हें पता होना चाहिए। तो दो तरह के कनेक्शन डिवाइसेस के दिखा रखे हैं मैंने पिक्चर के अंदर, एक है सीरीज और एक है पैरेलल। तो दो तरह से कनेक्शन होते हैं। सीरीज में आपको दिख रहा होगा दोनों बल्ब्स क्या लगा रखे हैं मैंने यहाँ पे, इकट्ठे लगा रखे हैं, ये एक ही तार से जुड़ते हुए दोनों बल्ब इकट्ठे लगे, और ये क्या हो गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब देखिए एडवांटेजेस क्या होती हैं पैरेलल कनेक्शन की। तुम अभी तक तो ये बात समझ ही चुके होगे कि हमारे घरों में जो इतने सारे टीवी, पंखा, फ्रिज, कंप्यूटर, हर चीज़ चल रही है ना, क्या वो सारे एक ही बटन से चलते हैं? तुम कहोगे नहीं मैम, हम तो पंखे के लिए अलग बटन दबाते हैं, टीवी के लिए अलग बटन दबाते हैं, टीवी चलाते हैं तो डांट पड़ती है, टीवी बंद कर, जल्दी बंद कर। पड़ता तो है नहीं, सारा दिन टीवी देखता रहता है। तो जब तुम टीवी बंद करते हो, क्या ऐसा कभी होता है कि मम्मी जो पंखे के नीचे आराम से हवा ले रही थी तो पंखा भी बंद हो गया? अगर बेटा ऐसा होता ना, फ्लाइंग चप्पल आती तुम्हारे। लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो तुम्हारे सारे के सारे कनेक्शंस हैं वो किस फॉर्म में लगे हुए हैं घर में, पैरेलल। इसका मतलब तुम एक बटन बंद करोगे तो सब कुछ बंद नहीं होगा, जिसको तुम बंद करना चाहते हो वही बंद होगा। तो फर्स्ट एडवांटेज क्या है पैरेलल कॉम्बिनेशन की, इन सीरीज कनेक्शन ईदर ऑल डिवाइसेस आर ऑन और ऑल आर ऑफ। जैसे दिवाली पे जगमग जगमग लाइटें चलती हैं ना, ये वाली जो तुम्हें दिख रही हैं, ये सारी क्या है, इकट्ठे ही दबाई जाती हैं और इकट्ठे ये बंद की जाती हैं। तो इसका मतलब ये एक सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। और पैरेलल में क्या होता है, एक अगर बंद करोगे तो ऐसा नहीं है सारे ही बंद हो जाएंगे। तो आपको जो यहाँ पे ये वाला कॉम्बिनेशन दिख रहा है, ये एक पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ठीक है। इसमें आपको अलग अलग वो दिखाई दे रहे हैं, और ये क्या हो जाता है, सारे बल्ब इकट्ठे एक ही तार से जुड़ते हुए तुम्हें दिखाई दे रहे होंगे, ये सीरीज कॉम्बिनेशन हो जाएगा। सो ये होगी फर्स्ट एडवांटेज। फटाफट देखिए सेकंड क्या है। सीरीज कनेक्शन के अंदर एक डिवाइस ख़राब हुआ तो सारे ख़राब हो जाएंगे। अभी तुम्हें छोटा सा ये एग्जांपल मैंने दिया था कि मम्मी की फ्लाइंग चप्पल आती है, अगर ऐसा होता कि एक बटन बंद करने से सारा बंद हो जाता, तो अगर बाय चांस तुमने क्या घर में कोई चीज़ अगर ख़राब हो जाए तुमसे, कंप्यूटर चलाते चलाते एकदम वोल्टेज हाई हो जाए, है ना, तो कंप्यूटर तो चलो ख़राब हुआ ही, अगर सारे कनेक्शन क्या होते, सीरीज़ में होते, तो सारा कुछ ही ख़राब हो जाता है ना। तो जब तुम्हें थोड़ा सा अगर आइडिया हो, कभी ऐसा हो जाए कि घर में कभी लाइट फ्लक्चुएट करती है, पीछे से लाइट कम ज़्यादा होती है, तो उस टाइम मम्मी पापा क्या कहते हैं, बेटा कोई भी बड़ा वाला अप्लाइंस है वो बंद कर दो, फ्रिज बंद कर दो पीछे से, और या फिर AC नहीं चलाना। तो उसमें क्या रीज़न होता है, क्योंकि एकदम से वोल्टेज हाई हो जाती है। अब अगर यही घर के सारे कनेक्शन क्या होते हैं, सीरीज़ में होते हैं, इसका मतलब क्या होता है, ये वाला बल्ब ख़राब होता तो ये वाला बल्ब भी ख़राब हो जाता। लेकिन बाय गॉड गिफ्ट कह लो, दिमाग दे दिया लोगों को भगवान ने कि उन्होंने इस तरह के पैरेलल कॉम्बिनेशन बनाने सीख लिए। अब इसमें ये वाला बल्ब तुम्हें ख़राब दिख रहा है, लेकिन ये दोनों तीनों जब जितने भी ये सारे जल रहे हैं, क्योंकि क्या हो रहा था, करंट क्या हो रहा था, अलग अलग मिल रहा था, है ना। अभी हमने ऊपर पढ़ा था ना कि तीनों को करंट अलग अलग मिल रहा था ऊपर वाले केस में। ऐसे ही क्या होता है पैरेलल में, हमेशा करंट क्या मिलता है, अलग अलग। सो पैरेलल कॉम्बिनेशन का एक और फ़ायदा ये है कि अगर एक चीज़ ख़राब होती है तो बाकी सारे ख़राब नहीं होते। अगला देखिए, इन सीरीज कनेक्शन ऑल डिवाइसेस विल गेट सेम करंट। ये तुमने पढ़ लिया ऊपर। अरे यार तुम क्या बताओगे, हम तो पढ़ चुके। तो सीरीज कनेक्शन में सारे डिवाइसेस को एक ही जैसा करंट मिलता है। इसका मतलब अगर पीछे से करंट एकदम से बहुत ज़्यादा आया ना, तो एक को नहीं सारों को लेके मरेगा ये वाला बल्ब। तो ये क्या होगा, एक ही करंट फ्लो करता हुआ सभी बल्ब्स को ख़राब कर सकता है अगर ज़्यादा करंट आ गया। लेकिन पैरेलल में ऐसा नहीं होता। पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है, सेम करंट नहीं मिलता, अलग अलग करंट मिलता है। तो पैरेलल कनेक्शन में अगर एक चीज़ ख़राब हो जाती है तो दूसरे पे कोई असर नहीं होगा। आगे देखिए, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब ये इलेक्ट्रिक भी बोल रहे हैं और हीटिंग भी बोल रहे हैं,
तो ये कॉम्बिनेशन कुछ समझ नहीं आया, तो अभी आ जाएगा। तुम्हारे घर में फ्रिज है मैम, तो फ्रिज को कभी पीछे से हाथ लगाया है, गर्म होता है मैम, मम्मी डांटती है। तो डांटती है पर कभी चुपके से ट्राई करके देखना, फ्रिज को बंद कर लेना पहले बेटा, ठीक है। तो तुम फ्रिज को जब हाथ लगाओगे तुम्हें पता है वो गर्म होता है पीछे से, ये हीटिंग इफेक्ट होता है। किसकी वजह से? इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रिसिटी क्या करती है, हीटिंग इफेक्ट भी पैदा करती है, उसमें गर्मी होती है, वो गर्म कर देती है अप्लायंस को। तो अब इसको ध्यान से सुनो। तुमने पीछे जब पहले वाली वीडियो के अंदर मैंने तुम्हें करवाया था एक फॉर्मूला V = W/Q किया था ना, जिसमें तुमने 1 वोल्ट वाली डेफिनेशन भी की थी। अच्छा, अगर मैं इसमें से W की वैल्यू निकालूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ, तो W की वैल्यू क्या बनेगी? Q × V बनेगी, बिल्कुल। अच्छा, अब अगर मैं क्या कर दूँ, Q को T से डिवाइड कर दूँ और T से ही क्या कर दूँ, मल्टीप्लाई कर दूँ, है ना, तो I का फॉर्मूला बन जाएगा। I क्या होता है? चार्ज अपॉन चार्ज पर, जो जितना चार्ज घूम रहा है पर यूनिट टाइम में वो क्या होता है? करंट होता है। तो I का फॉर्मूला बन गया वो Q/T। तो इस Q/T की जगह मैंने क्या पुट कर दिया? I। तो तुम्हारा एक फॉर्मूला बन गया W = VIT, विट, ठीक है, ये तुम्हारा फॉर्मूला बन गया। अच्छा, तो इसका मतलब बैटरी ने जो वर्क किया, ठीक है, चार्ज को मूव करवाने में इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर, वो कितना वर्क किया? W = VIT। ये देखो, वर्क डन बाय बैटरी फॉर मूविंग द चार्ज। इस चार्ज को मूव करते टाइम बैटरी ने जितना भी वर्क किया है वो क्या होगा? W = VIT। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे W की जगह H लिख दिया रिप्लेस करके। क्यों? क्योंकि ये जो जितना वर्क हो रहा है वो बैटरी कर रही है, उसका जो उसकी केमिकल एनर्जी जो स्टोर थी, इसका मतलब वर्क जो है यहाँ पे एक एनर्जी ही है, और यहाँ जो हीट है वो भी क्या है? रेजिस्टर की जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो भी क्या है? एक एनर्जी है। तो मैं W की जगह H लिख सकती हूँ। इसका मतलब H = VIT एक फॉर्मूला बन गया, और यही क्या होता है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। दिस हीटिंग ऑफ रेजिस्टर इज कॉमनली नॉन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये आपका एक फॉर्मूला बन गया H = VIT। इसको याद रखना, आगे यूज होने वाला है। तो आगे बढ़ते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। अब जूल्स लॉ क्या है मैम? कितनी लॉज लाओगे? बस 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 एक, इसके बाद कुछ नहीं आएगा। तो अब देखो, तुम्हें एक फ़ायदा ये है कि जो ये नए लॉ मैम ला रही है ना, ये पुरानी लॉ से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, डरोगे ना तो तुम फेल हो जाओगे, फेल नहीं होना है। तो अच्छे से पढ़ो, ध्यान से सुनो। अच्छा, ओम्स लॉ क्या कहती है? ओम्स लॉ कहती है V = IR होता है, बिल्कुल होता है। अच्छा, ऊपर तुमने अभी फॉर्मूला किया, H = क्या होता है? विट, VIT होता है, ठीक है। अब इसने यहाँ पे सिर्फ क्या किया, इस V की जगह ओम्स लॉ लगा के IR पुट कर दिया। तो ये फॉर्मूला आ गया आपके पास H = I²RT, और इसी को कहते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। अगर आप इसको थ्योरेटिकल फॉर्म में स्टेटमेंट आपसे पूछी जाए तो आपने इसी फॉर्मूले से के हिसाब से बताना है। देखो कैसे, क्या कहता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग? H = I²RT होता है। तो इट स्टेट्स दैट, क्या कहता है ये? इट स्टेट्स दैट जो भी आपका जो हीट है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? स्क्वायर ऑफ करंट। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? रेजिस्टेंस। और किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? टाइम फॉर विच द करंट इज फ्लोइंग, ठीक है। H = I²RT, इसका मतलब जो हीट प्रोड्यूस हो रही है रेजिस्टर में वो स्क्वायर ऑफ करंट के, रेजिस्टेंस के और टाइम के, तीनों के क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। आगे देखो, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन मतलब हम क्या ऐसा प्रैक्टिकल इसका यूज़ कर रहे हैं। तो ये आपको 4 पिक्चर्स दिख रही होंगी, फ्यूज़, आयरन, इलेक्ट्रिक बल्ब, रूम हीटर। इन सब के अंदर हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लग रहा है। कैसे? देखो, अगर ये सारी चीज़ें जो जल रही हैं ये इतनी ज़्यादा गर्म भी होती हैं लेकिन फिर भी ये ख़राब नहीं होती है, तो इसका क्या रीज़न है? तो पहली लाइन जो मैंने इसके अंदर लिखी है, ध्यान से सुनो। फॉर एक्सप्लॉइटिंग द हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट को कट करने के लिए द एलिमेंट ऑफ अप्लायंसेस मस्ट हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट टू रिटेन मोर हीट।
ये जितनी भी चीज़ें जो इस इफ़ेक्ट को फॉलो करती हैं, ये इन सब के अंदर जो भी मटेरियल यूज़ हो रहा है, जो भी एलिमेंट यूज़ हो रहा है, उसकी क्या ताकत होनी चाहिए, उसका क्या होना चाहिए, हाई मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए। इसका मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, ज़्यादा गर्म होने पर भी वो ख़राब ना हो, मेल्ट ना हो। तो ये सारे के सारों में एक यही खास बात होती है कि इनके अंदर जो एलिमेंट यूज़ किया गया है वो इस चीज़ में महारत हासिल है उसको, वो PhD होल्डर है किस चीज़ में, कि उनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, वो जल्दी से मेल्ट नहीं होता है। तो अब इसको ध्यान से पढ़ो, मैं जो बताने वाली हूँ। फर्स्ट मैंने ले लिया इलेक्ट्रिक बल्ब को एक्सप्लेन कैसे करेंगे। तो इसके लिए मैंने तुम्हें पूरा जैसे आंसर पूरा का पूरा अगर तुम जो मैंने यहाँ लिखा है लिख दोगे तो तुम्हें फुल मार्क्स मिलने वाले हैं, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए नोट्स की फॉर्म में बना दिया। क्या लिखा है इसमें, व्हेन इलेक्ट्रिक एनर्जी सप्लाइड टू इलेक्ट्रिक बल्ब, जब इस बल्ब को इलेक्ट्रिक एनर्जी मिलेगी तो जो फिलामेंट है, फिलामेंट क्या होता है मैम, ये तुम्हें देखो राइट साइड पे एक पिक्चर दिखा रखी है, ये फिलामेंट होता है। तो फिलामेंट को इलेक्ट्रिक एनर्जी मिलते ही फिलामेंट गर्म होना शुरू हो जाता है और जिसकी वजह से वो लाइट फेंकता है, लट्टू बन जाता है, जगमग जगमग, ठीक है। तो हीटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब हैपन्स बिकॉज ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब जो ये इलेक्ट्रिक बल्ब जो है उसकी हीटिंग हो रही है, वो किस वजह से हो रही है, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से हो रही है। तो जो फिलामेंट है, अब यहाँ पे रोल सारा फिलामेंट का है, जो ये छोटा सा अंदर फिलामेंट लगा है ये किसका बना है, टंगस्टन मेटल का। टंगस्टन मेटल क्या है, टंगस्टन मेटल का बहुत ज़्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट है, कितना 3380 डिग्री सेल्सियस, मतलब इसको इतना हाई टेम्परेचर चाहिए मेल्ट होने के लिए, इससे पहले तो मतलब ही नहीं है इसको कुछ हो जाए। तो अगर इतना ज़्यादा ये सहन कर सकता है हीट को, तो इसका मतलब बल्ब को कोई नुकसान नहीं होता है। सो ये हीटिंग इफेक्ट कैसे शो कर रहा है, हाथ लगा के देख लेना पता चल जाएगा कैसे हीटिंग इफेक्ट शो करता है। तो गरम गरम बल्ब जब तुम्हारे हाथ पे लगेगा ना, अपने आप समझ आएगा मैम क्या कहना चाहती है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है, समझ गए। सेकंड देखो इलेक्ट्रिक आयरन, मम्मी तुम्हारे कपड़े प्रेस करती है ना, तो कभी आयरन कभी ख़राब हुई है तो घर पे खोल के देखने की कोशिश की है, नहीं भी की तो कभी ख़राब हो जाए तो एक बार देखना ज़रूर। देखो तुम्हारी जो आयरन होती है उसके अंदर ये जो तुम्हें दिख रहा है ये लगा होता है, इसको बोलते हैं एलिमेंट, ठीक है। ये एलिमेंट होता है हीटिंग एलिमेंट, जिसकी वजह से ये आयरन गर्म होती है। ये गर्म होती है तो जो नीचे वाला हिस्सा है ये गर्म होना शुरू होता है, जिससे आप कपड़ों पे प्रेस करते हो। तो अब इसको पढ़ो क्या लिखा है, इलेक्ट्रिक आयरन क्या है, इसमें क्या बोलना चाहता है, ये हीटिंग इफेक्ट कैसे शो कर रहा है। व्हेन इलेक्ट्रिक आयरन इज कनेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक सर्किट, जैसे ये तुम पीछे से प्लग को उसमें लगा देते हो और करंट उसमें आना शुरू होता है, मतलब तुम बटन दबाते हो, तो एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन गेट्स हीटेड। अंदर जो ये एलिमेंट लगा हुआ है जिसको मैंने तुम्हें अभी दिखाया, ये गर्म होता है, हीट होता है, ठीक है, जिसकी वजह से आयरन भी क्या हो जाती है, गर्म। अब देखो इतनी हीट हो रही है, इतनी गर्म हो रही है, लेकिन वो फिर भी मेल्ट नहीं हो रही। तो खास बात तो यही है ना कि कुछ ऐसी चीज़ से बना जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है। तो ये किससे बना होता है, ये बना होता है एलॉयज से। इट इज़ मेड ऑफ एलॉयज हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट। क्लियर, एलॉयज जल्दी से पिघलते नहीं हैं, मेल्ट नहीं होते हैं। आगे देखो इलेक्ट्रिक फ्यूज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन भी आ जाता है। अब इलेक्ट्रिक फ्यूज़ क्या है, तुमने इस तरह का फ्यूज़ अपने घर में लगा हुआ देखा होगा, है ना, फ्यूज़ उड़ गया, फ्यूज़ उड़ गया, फ्यूज़ उड़ गया, सुना है कभी, फ्यूज़ उड़ गया। लेकिन इस फ्यूज़ के उड़ने से फ़ायदा ये हो जाता है कि वो बचा के जाता है सबको, खुद तो शहीद हो जाता है लेकिन बाकी सबको शहीद होने से बचा लेता है। तो इस फ्यूज़ का काम क्या है, इलेक्ट्रिक फ्यूज़ इज़ यूज टू प्रोटेक्ट द इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस फ्रॉम हाई वोल्टेज। पीछे से वोल्टेज हाई हो रही है, करंट बहुत ज़्यादा आ गया, एकदम से वोल्टेज बढ़ गई, उससे क्या हुआ, घर में जितने भी बड़े बड़े डिवाइसेस होते हैं उसको हम बंद करते हैं, है ना। तो कई बार क्या होता है, फ्यूज़ यहाँ पे हमारे लिए हेल्प कर देता है। अब एकदम से फ्यूज़ के अंदर से बहुत ज़्यादा हाई करंट आने पे क्या होता है, जो अंदर लगी हुई फ्यूज़ की वायर होती है वो मेल्ट हो जाती है। ये तुम्हें दिख रही होगी यहाँ पे, ये फ्यूज़ की जो वायर है ये मेल्ट होते ही क्या होता है, जल्दी से वो सारा का सारा करंट पीछे से कर देती है ब्लॉक, और बाकी किसी भी अप्लायंस को करंट पहुंचेगा ही नहीं, तो वो अपने आप प्रोटेक्ट हो जाते हैं। तो पढ़ो इसको, इलेक्ट्रिक फ्यूज इज मेड ऑफ मेटल और अलॉयज ऑफ मेटल सच एज एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड एटसेट्रा। इन द केस ऑफ लो ऑफ हाई वोल्टेज देन स्पेसिफाइड फ्यूज वायर मेल्ट्स एंड प्रोटेक्ट्स द इलेक्ट्रिक अप्लायंस। जैसे ही पीछे से हाई वोल्टेज आती है
ये वायर जो है वो पिघल जाती है और पिघलने पे क्या होता है, तुमने पीछे पढ़ा था ना, रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, तो वो करंट को क्या कर देता है, रोक देता है। तो जैसे ही मेटल वायर जो एल्युमिनियम की, कॉपर की बनी हुई है, ये फ्यूज़ वायर, इसमें जब करंट एकदम से ज़्यादा या हीट एकदम से ज़्यादा आती है तो एटम और इलेक्ट्रॉन्स की टक्कर होने की वजह से फ्लो रुक जाता है इलेक्ट्रॉन्स का, और फ्लो रुकने की वजह से क्या हो जाता है, करंट भी आगे नहीं जा पाता। इसका मतलब रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, जो मैंने तुम्हें पीछे बताया था। ये फ्यूज़ वायर है, इस फ्यूज़ वायर में से ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जा रहे थे, यहाँ एटम पड़े थे, ठीक है। जैसे ही गर्म हीट आई इस पे, तो एटम ने इलेक्ट्रॉन्स को टक्कर मारी, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो रुक गया तो रेजिस्टेंस बढ़ गई। तो यहाँ पे फ्यूज़ काम आता है अप्लायंसेस को बचाने के लिए। आगे देखो, अब ये तुम्हें मैंने फ्यूज़ दिखाया, ध्यान से देख लेना इसको। ये सारी जगह नहीं दिखाई जाता है, ये सिर्फ मिलता है इंग्लिश बाबा चैनल पे। देखो, फ्यूज़ ऑफ 1 एम्पियर, ये छोटे छोटे तुम्हें फ्यूज़ दिख रहे हैं। इन फ्यूज़ को इस तरह से प्लग में फिट किया जाता है। ये प्रेस का जो तुम्हारे आयरन, पीछे तुमने इलेक्ट्रिक आयरन देखी थी, फ्रिज हो गया, इन सब में ये लगा होता है। क्या होता है, जैसे ही बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज वगैरह होते हैं, ये फ्यूज़ यहाँ पे फ्यूज़ यहाँ पे क्या होता है, अंदर उसकी तार क्या हो जाती है, मेल्ट हो जाती है, और वो वहीं से क्या कर देता है, उसको बचा लेता है, ठीक है। तो ये सेफ्टी क्लैंप, वायर, ये सब तुम्हें दिख रहे हैं अड़ंगे पड़ंगे, इसके बीच में फ्यूज़ को देखो। इस फ्यूज़ ने क्या किया, जैसे ही हाई करंट आया, ये इसकी अंदर की वायर मेल्ट हो जाती है और ये क्या कर देता है, करंट को स्टॉप कर देता है और अप्लायंस को बचा देता है। क्लियर, ऑल क्लियर। आगे देखिए, इलेक्ट्रिक पावर क्या है, पीछे से कितनी पावर में वो करंट देता है, ठीक है, कितनी पावर है इलेक्ट्रिसिटी की, वो तुम निकालते हो। अब कोई बहुत स्लो चलता है, कोई बहुत तेज़ है हर काम में, है ना। जो जितना तेज़ होगा वो उतना ही चालू होगा, ठीक है, ध्यान से समझना मेरी बात को। अब करंट बहुत ज़्यादा, कोई अप्लायंस करंट बहुत ज़्यादा लेती है, इसका मतलब वो बहुत ज़्यादा यूनिट लेती है, तो बिल भी बेटा बहुत ज़्यादा आता है। तो ध्यान से समझ लेना इस चीज़ को। अब आगे तुम्हें मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाली हूँ, सुनते जाना ध्यान से। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ो, क्या कहती है डेफिनेशन। इलेक्ट्रिक पावर इज़ द रेट पर यूनिट टाइम एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज़ ट्रांसमिटेड बाय इलेक्ट्रिक सर्किट। एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया हुआ है तुमने, ठीक है, ये तुम्हारा इलेक्ट्रिक सर्किट है। यहाँ पे वो जो तुम सब कुछ लगाते हो, की लगाते हो, यहाँ एमीटर लगाते हो, रेजिस्टेंस लगाते हो, सब कुछ तुमने लगा लिया, करंट पास हो रहा है, सब चल रहा है यहाँ पे। अब ये क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है, ये इलेक्ट्रिक एनर्जी, जितनी भी इलेक्ट्रिक एनर्जी अंदर जा रही है और जिस स्पीड से जा रही है पर यूनिट टाइम में, ये उसका रेट, मतलब उसकी स्पीड को चेक करते हुए इलेक्ट्रिक पावर आपको बता रही है। मतलब अगर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक एनर्जी ले रहा है कोई अप्लायंस, फ्रिज बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी खींचता है, एसी बहुत ज़्यादा, बिल बहुत ले आते हैं, तो ये इसी वजह से आते हैं कि वो वॉट बहुत ज़्यादा पावर यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो अब पावर की जो डेफिनेशन पड़ी है उसके हिसाब से तुम्हारे पास पावर का एक फॉर्मूला बन जाएगा। तो उसने कहा इलेक्ट्रिक एनर्जी पर यूनिट टाइम, इसका मतलब E/T। P क्या बन गया, E/T, इलेक्ट्रिक एनर्जी पर यूनिट टाइम। अच्छा, तुमने ऊपर अभी पढ़ा था कि H क्या होता है, VIT, पढ़ा था HVIT। अब H भी यहाँ पे एनर्जी है, तो एनर्जी को हम E भी मान सकते हैं, मतलब H की जगह तुम E पुट कर सकते हो, तो इस E की जगह तुमने VIT, विट पुट कर दिया। अच्छा, अब T से T कर दिया कट, तो फॉर्मूला क्या बन गया, P = VI। एक फॉर्मूला तुम्हारे पास आ गया, P = VI। इसका मतलब पावर जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। जितना ज़्यादा करंट होगा उतनी ज़्यादा पावर होगी, ठीक है। बहुत ज़्यादा करंट, कोई अप्लायंस बहुत ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस लेती है या करंट लेती है, तो उसमें उतना ही ज़्यादा वो बिल भी आपको फाड़ के दे देगी। अच्छा, आगे देखिए, नेक्स्ट आपके पास क्या है, अब तुमने वही चीज़ दोबारा से लगानी है, ओम्स लॉ। V = IR होता है या फिर I = V/R होता है। अच्छा, तुमने वही फॉर्मूला लगाया, H = विट लगाया। अच्छा, तो तुमने V = VIT, जो तुमने I की जगह V/R पुट कर दिया। अच्छा, V को V से मल्टीप्लाई किया तो बन गया V², ठीक है। और साथ में क्या बना, T पड़ा है उसके साथ, और अपॉन में क्या आ जाएगा, R आ जाएगा। तो तुम्हारा फॉर्मूला बन गया H = V² T/R, ठीक है।
नेक्स्ट देखिए, फॉर्मूलेज लर्न करते जाना, ये सारे यूज़ होने वाले हैं आगे। नेक्स्ट देखो, और फिर से तुमने पीछे किया था H = I² RT होता है, वही चीज़ दोबारा कर दो, H की जगह E ले लेना। तुमने अभी फॉर्मूला पढ़ा, P क्या होता है E/T, ठीक है। E की जगह पुट कर दो I² RT, T से T हो जाएगा कट, क्या बचा P = I² R, ये तीसरा फॉर्मूला हो गया। अगला देखिए, H हमने पढ़ा था, H क्या होता है V² T/R, अभी अभी तुमने निकाला, यहाँ पे ऊपर देखो H = V² T/R, अभी अभी निकाला ना तुमने। अच्छा आगे देखो, तो P क्या है E/T अगर होता है तो मैं H की जगह E लेके फिर से उसको V² T/R पुट कर दूंगी। T से T यहाँ पे क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, क्या बचेगा आपके पास V² R, ये एक और फॉर्मूला आ गया। तो तुम्हारे पास ये जो P के जितने भी फॉर्मूले आ रहे हैं ये अलग अलग हिसाब से यूज़ होते हैं। ये P = E/T, P = VI, P = I² R और P = V²/R, ये जब भी तुम कोई भी क्वेश्चन करोगे उस हिसाब से तुम्हें देखते ही पता चल जाएगा कौन सा फॉर्मूला लगाना है। तो अब एक एग्जाम्पल देखो, ये क्या कह रहा है, सपोज करो तुम्हारे पास एक इलेक्ट्रिक हीटर है जो 1000 वाट पावर यूज़ करता है 220 वोल्ट पे। तुम एक चीज़ याद रखना, पावर का जो यूनिट होता है वो वॉट होता है, शायद मैंने बताया नहीं तो अब सुन लो, वॉट, WATT। जो तुम्हें यहाँ पे एक हीटर दिख रहा है, ये मेरे पास घर में है और इसको मैं बोलती हूँ Q2, मुझे ये बहुत क्यूट लगता है। तो जो ये Q2 है हमारा, ये Q2 कितनी पावर यूज़ करता है 1000 वाट की, ठीक है, और कितनी बैटरी लगती है उस पर 220 वोल्ट की। अब तुमने अभी पीछे फॉर्मूला किया था P = VI किया था ना। अच्छा अब तुमने P तुम्हें दे रखा है, V तुम्हें दे रखा है, I निकालना ना, तो I का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, P/V बन जाएगा। तो तुमने P/V फॉर्मूला लगाया, मतलब 1000/220, कितना आंसर आ गया 4.5 एम्पियर, ठीक है। तो इससे तुम्हें पता चल गया कि 4.5 एम्पियर करंट इस Q2 को चाहिए चलने के लिए, है ना। तो अब देखो ध्यान से, जो बात मैं बताना चाहती हूँ, तुमने करंट तो निकाल दिया, अब जो तुम्हें यहाँ एक और क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्या होगा। अब उसने कहा कि अगर ये 4.5 एम्पियर लगता है तो इस केस में कितने एम्पियर का फ्यूज़ लगाना चाहिए, तो 4 से थोड़ा सा ज़्यादा एम्पियर का, क्योंकि मतलब 4.5 से ज़रा सा ज़्यादा करंट होते ही वो फ्यूज़ वायर अंदर जो होगी वो ख़राब होके, मतलब मेल्ट होके बंद कर देगा उसको पीछे से। तो इसका मतलब उससे थोड़ा सा बड़ा, मतलब 5 एम्पियर का अगर हम उसमें फ्यूज़ लगा देंगे इस Q2 के प्लग में, इस Q2 के जो तार निकल के वो जो प्लग बनेगा ना यहाँ पे, इस प्लग में 5 एम्पियर का क्या लगा देना चाहिए, एक फ्यूज़ लगा देना चाहिए। मतलब जब भी ज़्यादा करंट हुआ, करंट ज़्यादा होने की वजह से इसके अंदर की जो फ्यूज़ वायर होगी वो मेल्ट होकर बंद कर देगी करंट को। क्लियर, देखा कितना आसान है। अब आता है कमर्शियल यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। देखो कमर्शियल वर्ड का मतलब क्या होता है, जो पूरा बड़े लेवल पे जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रही है हमारे हर पूरी सिटी के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर जो इलेक्ट्रिक सप्लाई हो रही है, तो उसका बिल भी चार्ज करते हैं, फ्री में थोड़ा ना बांट रहे हैं, वो हमारे चाचा का बेटा नहीं लगता वहाँ पे। तो P = VI से ही अब तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रही हूँ, याद कर लेना। देखो तुमने यहाँ लिखा P = VI, P की जगह मैंने लिख दिया 1 वाट, V की जगह लिख दिया 1 वोल्ट और I की जगह लिख दिया 1 एम्पियर, ठीक है, 1 वोल्ट × 1 एम्पियर, ओके। अच्छा अब ये क्या कह रहा है कि जो वॉट होता है, 1000 वाट जो होता है उसको हम 1 किलोवाट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 1 किलोवाट बोलते हैं, ठीक है। तो ये 1K 1000 ही होता है, तो 1 किलोवाट बोलते हैं। अच्छा अब यूनिट ऑफ एनर्जी, मतलब जो ये एनर्जी आ रही है इलेक्ट्रिक एनर्जी, इसका यूनिट क्या होगा, किलोवाट आर, क्योंकि वो टाइम के हिसाब से आपके पास आ रही है। मतलब तुमने 1 घंटे के लिए अगर AC चलाया तो उस 1 घंटे में कितने किलोवाट एनर्जी उसने सप्लाई कर दी, तो वो किलोवाट आर के हिसाब से आपके पास वो बिल भी भेज देगा, ठीक है। तो 1 किलोवाट आर को अब देखो किस तरह से आपको कन्वर्ट करना है। 1 किलोवाट आर को मैं लिख सकती हूँ 1000 वाट मल्टीप्लाई 1 आर, क्योंकि 1 किलोवाट किसके इक्वल होता है, 1000 वाट के।
तो 1000 वोट को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 1 आवर से, और 1 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं? 3600 सेकंड्स होते हैं। इसका मतलब 1 किलोवाट आवर किसके इक्वल आ गया? 3, 6 और 5 टाइम्स यहाँ पे इसके साथ जीरोस लगी हैं, वॉट सेकेंड। ये 5 जीरोस हो जाएंगे ना, 2 जीरो ये हो रही, 3 ये रही, ठीक है। तो 36 लाख वॉट सेकेंड, ये आपके पास क्या बन जाएगा? 1 किलोवाट की वैल्यू। अच्छा, तो 1 किलोवाट को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 3.6 इंटू 10⁻⁶ वॉट सेकेंड, बिल्कुल लिख सकती हूँ। और इस वॉट सेकेंड को आप बोल सकते हो जूल्स, और एनर्जी का यूनिट क्या होता है? जूल्स। तो आप क्या कहोगे कि जो 1 किलोवाट है, 1 किलोवाट आवर है, वो किसके इक्वल होता है? 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल्स। तो ये वैल्यू याद कर लेना, ठीक है। अब देखो आगे, पावर रेटिंग ऑफ डिवाइसेस। तुमने फ्रिज के ऊपर लगे हुए स्टार 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 रेटिंग देखा है? वो क्या दावा करते हैं कि इतनी जितनी ये इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करता है उसके हिसाब से इसके यूनिट कम आते हैं और बिल कम आता है ना। तो ये जो बड़े बड़े अप्लाइंसेस हो गए, गीज़र, इलेक्ट्रिक बल्ब, ये चीज़ें, इनका रेट, इनकी रेटिंग चेक की जाती है कि 1 स्टार रेटिंग है, 5 स्टार रेटिंग है, जो भी रेटिंग है, रेटिंग के हिसाब से दुकानदार आपको कहता है हमारा जो ये फ्रिज है ना जी, ये इतना इतना करंट यूज़ करता है, डबल डोर है, इसकी रेटिंग 5 स्टार है जी, आपको बिल ज़्यादा नहीं आएगा जी। तो अब देखते हैं कि वो सच कहते हैं या नहीं कहते। तो आपको बस उसके लिए क्या पता करना होगा, आपको एक चीज़ ये ध्यान रखनी होगी कि वो कितनी रेजिस्टेंस ऑफर करता है, ठीक है। तो अब इसकी डेफिनेशन सुनो ध्यान से। एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस such as geyser, electric bulb etc. are rated with power and voltage। क्या बोला मैंने? पावर एंड वोल्टेज। इसका मतलब पावर रेटिंग डिवाइस किस पे डिपेंड करती है? पावर पे और वोल्टेज पे, विच इज़ नोन एज पावर रेटिंग। मतलब पावर रेटिंग अगर आपको चेक करनी है तो आपको ये पता होना चाहिए जो अप्लायंस है वो कितनी पावर पे चल रहा है और कितनी वोल्टेज वो ले रहा है। और दूसरी चीज़ अब ध्यान रखना, आपको ये क्या हेल्प करता है? इट हेल्प अस टू कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द डिवाइस। कितनी रेजिस्टेंस वो डिवाइस ऑफर कर रहा है, मतलब करंट ले नहीं रहा ज़्यादा, जिसकी वजह से आपका थोड़ा बिल कम हो जाता है। तो अब वो कैसे निकाला जाएगा, ध्यान से देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज़ रेटेड 100 वॉट एंड 220 वोल्ट। इसका मतलब आपको उसकी पावर और वोल्टेज दे दी उसने। कितनी पावर है? 100 वोल्ट, मतलब 100 वॉट का बल्ब है, और कितनी बैटरी यूज़ करता है वो? 220 वोल्ट की बैटरी यूज़ करता है। इट मीन्स बल्ब इज लाइटेड ऑन 220 वोल्ट सप्लाई, इट कंज्यूम्स 100 वॉट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। इसका मतलब 220 वोल्ट के बैटरी पे वो 100 वॉट पावर यूज़ कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है, इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम कर रहा है। तो अब ध्यान से देखो, इसको कैसे निकालोगे रेजिस्टेंस को। तुम्हें वोल्टेज दे दी, तुम्हें पावर दे दी, और तुमने ऊपर पावर का एक फॉर्मूला निकाला था V²/R। यस मैम, निकाला था। तो अब तुम्हें यहाँ पे V²/R फॉर्मूला जो है, यहाँ से आपको R को क्या ले जाना है? इस साइड ले जाना, और P को लेके आ जाना है इसकी जगह पे। तो आपके पास फॉर्मूला बन गया V²/P। वैल्यूज पुट कर दो बेटा, आंसर आ जाएगा। और तुम्हें पता है रेजिस्टेंस के लिए यूनिट क्या होता है? ओम। तो ये आ गया आपका ओम। न्यूमेरिकल स्टार्ट हो गए, रोना बंद कर दो क्योंकि तुम अच्छे बच्चे हो, तुमने सारे के सारे टॉपिक्स कर लिए हैं, कंग्रेचुलेशंस। और आपके इन टॉपिक्स के बाद आपके जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, क्योंकि तुम मुझे बोलते हो कि मैम न्यूमेरिकल ज़रूर करवाना, हमें प्रॉब्लम आती है, तो तुम्हारे लिए कुछ न्यूमेरिकल्स लाई हूँ, अच्छे से ध्यान से कर लेना, ठीक है। और जिसने अभी तक इंग्लिश बाबा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ ज़रूर कर लो। वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताना। तो चलो शुरू करते हैं न्यूमेरिकल। पहला न्यूमेरिकल क्या कहता है? बिल्कुल आसान वाले टॉपिक से मैंने शुरू किए हैं न्यूमेरिकल। फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या कहता है? व्हाट इज़ द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट टोटल रेजिस्टेंस दैट कैन बी सिक्योर्ड बाय कॉम्बिनेशंस ऑफ 4 कॉइल्स ऑफ रेजिस्टेंस। आपको 4 रेजिस्टेंसेस दे रखी हैं, 4, 8, 12 और 24 ओम। एक को कर दिया सीरीज में कनेक्ट, एक को कर दिया पैरेलल में कनेक्ट, ठीक है। ये रहा सीरीज कॉम्बिनेशन, ये रहा पैरेलल कॉम्बिनेशन, R1, R2, R3, R4, जिसकी वैल्यू है 4, 8, 12 और 24। इसकी भी ऐसी इसी तरह से।
तो आपको फॉर्मूला पता है ऑलरेडी, सीरीज़ के लिए लगा दोगे R इज इक्वल टू R1 R2 R3 R4 का कॉम्बिनेशन कर दोगे, और पैरेलल के लिए तुम लगा दोगे 1/R1 1/R2 1/R3 1/R4। तो जब तुम इसको सोल्व करोगे तो आप देख सकते हो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में टोटल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा आ रहा है, लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में बहुत कम आ रहा है, जो कि तुम्हें मैंने पॉइंट्स टू रिमेंबर में ऑलरेडी बताया था कि जब पैरेलल कॉम्बिनेशन का टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला जाता है वो हमेशा इंडिविजुअल से कम निकलता है, और सीरीज़ में क्या निकलता है, हमेशा ज़्यादा निकलता है। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ये बहुत आसान है, इस तरह के क्वेश्चन जब तुम आएंगे तो तुम इजीली कर लोगे। सेकंड क्वेश्चन देखो, एन इलेक्ट्रिक लैम्प ऑफ 100 ओम, आपको क्या दे दी, एक इलेक्ट्रिक लैम्प की रेजिस्टेंस दे दी 100 ओम। ठीक है, अ टोस्टर जिसकी रेजिस्टेंस दे दी 50 और वाटर फिल्टर जिसकी रेजिस्टेंस दे दी 500 आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू अ 220 वोल्ट पावर सोर्स। बिल्कुल आसान है, आपको 3 अप्लायंसेस दी गई हैं, लैम्प, टोस्टर, वाटर फिल्टर, तीनों की अलग अलग आपको रेजिस्टेंस दे दी और उसने बता दिया कि तीनों को कैसे कंबाइन कर रखा है पैरेलल फॉर्म में। अच्छा, फिर उसको किससे कनेक्ट किया हुआ है, 220 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है। ओके, तो व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक आयरन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स दैट टेक्स एज मच करंट एज ऑल 3 अप्लायंसेस एंड व्हाट इज द करंट थ्रू इट। निकालना क्या है भाई, सीधा करंट निकालना, कितना करंट वो ले रहा है। ठीक है, तो आप निकालोगे इस तरह से। देखो, आपके पास यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन में तीनों को कनेक्ट कर दिया। अब क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट अलग हो जाता है तो इसको I1 करंट जा रहा है, इसको I2 जा रहा है और इसको I3 जा रहा है। तो तुम पहले तो रेजिस्टेंस निकाल लोगे, R इज इक्वल्स टू 1/R इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 फॉर्मूला लगाओगे, ये पुट करोगे, ये आपके पास रेजिस्टेंस आ जाएगी। अब तुम्हें पता है करंट का फॉर्मूला क्या होता है, I इज इक्वल्स टू V/R। फॉर्मूला लगाओ, V की वैल्यू तुम्हें दे रखी है 220, R तुमने निकाल लिया, तुम्हें करंट पता चल गया, मतलब तीनों के पास कितना कितना करंट जा रहा है, इतना। ठीक है, तो ये आपके पास करंट की वैल्यू आ गई। आगे देखो थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में ये क्या कह रहे हैं, व्हेन अ रेजिस्टर R इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 3 वोल्ट इट ड्रॉज अ करंट ऑफ 1 एम्पियर। क्या बोल रही है ये, जब एक रेजिस्टर लगा दिया जाता है बैटरी के साथ कनेक्ट करके जो कि 3 वोल्ट की है, उसमें वो कितना करंट खींचती है, 1 एम्पियर। आर की वैल्यू निकालो। ठीक है, मतलब आपको I दे दिया उसने, V दे दिया उसने, क्या निकालना है, आर निकालना है। अच्छा, फिर उसने आगे क्या पूछा, इफ़ एन आइडेंटिकल रेजिस्टर इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद इट फाइंड द करंट दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। अब वही चीज़ वो कह रहा है कि अगर पैरेलल में आइडेंटिकली लग जाए तो क्या होगा। सबसे पहले तो तुम्हें ओम्स लॉ लगानी है, V इज इक्वल्स टू आई आर। तो V इज इक्वल्स टू आई आर तुमने ओम्स लॉ लगाई, जिससे तुम्हारे पास R की वैल्यू आ गई 3 ओम। तुम्हारे पास V कितना था, 3 और I कितना था, 1, तो 3/1 कितना बन गया, 3 ओम। तो 3 ओम आपके पास आ गई रेजिस्टेंस। अब उसने क्या बोला, नाउ व्हेन आइडेंटिकल रेजिस्टर इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद इट। आइडेंटिकल रेजिस्टर मतलब वो भी 3 ओम वाला है, तो इसका मतलब इसका जो ये रेजिस्टर था इसके पैरेलल में एक और रेजिस्टर जब लगा दिया जाएगा तो कितनी रेजिस्टेंस होगी। तो तुमने क्या कर दिया, 1/3 प्लस 1/3 करके निकाला, कितनी आ गई, 1.5, मतलब कम हो गई रेजिस्टेंस, कम हो गई। अब वो बोल रहा है टोटल करंट निकालो जो इस सर्किट में से फ्लो कर रहा होगा। तो करंट तुमने निकाल दिया, क्योंकि तुमने V भी निकाल लिया, तुमने तुम्हारे पास V भी दे रखा था, R तुमने यहाँ पे टोटल निकाल लिया है, पुट करोगे I इज इक्वल्स टू V/R, तुम्हारा आंसर आ गया 2 एम्पियर। क्लियर। आगे देखो, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट जनरेटर। एक बल्ब लगा हुआ है जो कि 220 वोल्ट के जनरेटर के साथ जोड़ रखा है। इफ़ द करंट ड्रॉन बाय द बल्ब इज 0.50 एम्पियर फाइंड इट्स पावर। तुम्हें उसने क्या दे दिया, करंट दे दिया, तुम्हें उसने क्या दे दिया, V दे दिया। अब तुम्हें उसने बोला सिर्फ कितना, क्या निकालना है, पावर। तो तुम्हें फॉर्मूला अपने आप पता चलेगा ना, P वाला कौन सा फॉर्मूला लगेगा, P इज इक्वल्स टू V इंटू I। ये तुम्हारा फॉर्मूला हो गया। जब तुम इसको पुट करोगे, ये ध्यान रखना ये एम्पियर में होना चाहिए। अगर मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर होगा तो तुम्हें कन्वर्जन्स मैंने बता दी, 10⁻³ -3 एम्पियर और 10⁻⁻6 एम्पियर वाला
ठीक है। तो ये तुमने फॉर्मूला पुट किया, P इज टू वी इंटू आई, वैल्यूज़ पुट किया, आपके पास क्या आ गया 110 वॉट। मतलब उसकी पावर कितनी है बल्ब की, 110 वॉट का बल्ब है, 100 वॉट का नहीं, 110 वॉट का। अगला क्वेश्चन देखो, अब ये आपसे पूछ रहा है पर डे कितनी यूजेस होगी, सारा आपको अभी आगे वो भी देंगे कि कॉस्ट भी निकालो। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं। 5th क्वेश्चन बहुत आसान है, देखो ध्यान से। उसने बोला एक फ्रिज है जिसकी रेटिंग क्या है 400 वॉट और वो दिन में 8 घंटे चलता है, कितनी एनर्जी पर डे वो कंज्यूम कर रहा है ये बताओ। तो बहुत आसान है, 400 वॉट कर रहा है, कितनी देर के लिए कर रहा है, 8 घंटे के लिए कर रहा है। तो 400 को क्या कर दोगे, 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे, कितना आ गया आपके पास 3200 वॉट पर आवर वो करता जा रहा है, और उसको किलोवाट आवर में कन्वर्ट कर दोगे। ठीक है, किलोवाट आवर कैसे होता है, 1000 वॉट किसके इक्वल होता है, 1 किलोवाट के इक्वल होता है। क्लियर, आगे देखो। An electric heater draws a current of 10 एम्पियर from a 220 वोल्ट सप्लाई। एक हीटर दे रखा है आपको जो कि 10 एम्पियर करंट खींचता है और उसमें बैटरी कितनी चाहिए उसको, 220 वॉट की। ठीक है, What is the cost of using the heater 5 hours per day for 30 days? अब उसने बोला दिन में रोज़ क्या होगा, 30 दिन वो चलेगा, लेकिन 30 दिन में वो हर रोज़ 5 घंटे चलेगा। ठीक है, तो उसकी कितनी कॉस्ट आएगी। इफ़ द कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट इज़ ₹2.50, अगर एक यूनिट की जो कॉस्ट है वो 2.5 रुपये है, तो दिन में 5 घंटे चल रहा है और 30 दिन के लिए आपको उसकी कितनी कॉस्ट आएगी 5 घंटे के हिसाब से, ये निकाल के बतानी है। तो बहुत आसान है, ध्यान से देखो। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ ज़रूर बताना, आपके कमेंट्स का बहुत वेट करते हैं हम लोग। तो इंग्लिश बाबा चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो सुनो आपका आंसर कैसे निकलेगा। P इज वी आई। वी आई आपको दोनों दे रखे हैं, V की वैल्यू दे रखी है 220 और I की वैल्यू दे रखी है 10। तो आपके पास पावर कितनी आ गई, 2200 वॉट। ठीक है, 2200 वॉट का वो उसकी पावर है। अच्छा, अब पर डे इलेक्ट्रिक कंजप्शन की बात हो रही है, तो E इज टू पी इंटू टी आपने फॉर्मूला किया था ऊपर, बिल्कुल किया था। तो जो आपने फॉर्मूला किया था वो ये था, P इज टू ई बाय टी, है ना, किया था ना, कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी पर यूनिट टाइम चल रही है, तो ये आपने फॉर्मूला किया था। अच्छा, यहाँ से मुझे अगर E निकालना है तो T को P से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पावर को टाइम से कर दिया मल्टीप्लाई, इसका मतलब 11000 वॉट के हिसाब से वो दिन में चल रहा था। आपको उसको किलोवाट में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करोगे, कन्वर्ट कर दोगे डिवाइड बाय 1000 करके। तो ये हो गया 11 किलोवाट आवर पर डे वो चल रहा है। पर मंथ के हिसाब से आपको 30 से उसको मल्टीप्लाई करना है, कितना आ गया 330 किलोवाट आवर। अब कॉस्ट निकालोगे तो इस 330 को 2.5 से क्या कर देना मल्टीप्लाई, ये आपकी आ गई कॉस्ट। क्लियर हो गया, मतलब पूरे दिन में उस पर जो पूरे महीने में उसका जो खर्च होगा वो कितना होगा, 825 रुपये। हो गए सारे क्वेश्चंस। इसी तरह के बस क्वेश्चंस आपको करते रहना है और हमारी वीडियोस देखते रहिए। कुछ भी कोई भी प्रॉब्लम हो ज़रूर इंग्लिश बाबा को कांटेक्ट करिए, आपके लिए हम हर टाइम हाजिर हैं। बाय बाय, टेक केयर।